तो एडिंग डालो एक बड़ी नाम है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन बात है दो, ध्यान से सुनो। मौर्य प्रशासन भारत का पहला प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन। भारत का प्रथम व्यापक एवं विशाल प्रशासन। प्रथम राजतंत्रात्मक अखिल भारतीय प्रशासन। तो भारत में पहली बार जो केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया गया वो मौर्य प्रशासन था। पहला व्यापक और विशाल प्रशासन जितना आज भी नहीं है, क्योंकि आज तो मौर्य काल का भारत आधा ही है। मौर्य काल में जितना भारत था आज तो आधा ही है उसका, क्योंकि मौर्य काल में नेपाल था, भारत में आज है क्या? मौर्य काल में बांग्लादेश देश था, भारत में आज है क्या? मौर्य काल में पाकिस्तान था, भारत में आज है क्या? मौर्य काल में अफगानिस्तान था, आज है क्या? इसलिए आज भारत मौर्य काल का आधा बचा, आधा। इसलिए जितना मौर्य काल में जो प्रशासन बना उतना प्रशासन ना तो कभी पहले बना था ना उसके बाद बना। कहते हैं इसीलिए मौर्य काल ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था कि उस साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए मुगल हमेशा त्रसते रहे, मरते रहे, कटते रहे, स्थापित नहीं कर पाए। मौर्यों ने इतना बड़ा प्रशासन, इतना बड़ा शासन, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया कि मुगल तरसते रहे और अंग्रेज भी आहें भरते रहे, बट बना नहीं सके। तो मौर्य साम्राज्य तो भारत की एक ऐतिहासिक साम्राज्य था। इतना बड़ा ना पहले था ना इतना बड़ा बाद में बना, और केंद्रीकृत, टोटल केंद्रीकृत। तो ये तीन बड़ी विशेषताएं हैं। अगली बात कि मौर्य प्रशासन गणतंत्रात्मक था या राजतंत्रात्मक? राजतंत्रात्मक था। फिर भी कौटिल्य कहता है अर्थशास्त्र में कि राजा को सलाह करनी चाहिए। सलाह करने के बाद स्वेच्छा से निर्णय लेना चाहिए। तो कितनी बड़ी बात कही कि सलाह सबसे करे लेकिन निर्णय अपनी इच्छा से ले। तो और कौटिल्य ने एक बात और कही है कि जो राजा प्रजा हित को नजरअंदाज करता है, प्रजा से इंतजार करवाता है, वह शीघ्र समाप्त हो जाता है। इसका मतलब चाहे कितना भी राजतंत्रात्मक हो, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों? प्रजाहित। इसलिए मौर्यकालीन प्रशासन प्रजाहित पर आधारित था। ठीक है, अब मैं यहां से शुरू करूंगा, पहले इसको उतार दो फिर मैं लिखवाना शुरू करूंगा आपको।
लिखवाने का तो कुछ है ही नहीं, सारा बोर्ड पर लिखना पड़ेगा क्योंकि इतने इतने अधिकारी आएंगे। समाहर्ता, प्रतिष्ठा, देख देख के लिखने पड़ेंगे। एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, पूछूंगा क्वेश्चंस में, आप लोग करेंगे इसको। चलिए, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे जिसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। मैंने बताया था आपको पहले। 7 अंग कौन कौन से बताओ? नहीं बताया, शायद नहीं बताया ना। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत बताया था। अच्छा, 7 अंग लिखाए नहीं थे। ओके, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे सच में याद है उनको, हर चीज ध्यान है उनको, हर बात समझ है उनको। तो कौटिल्य, दोबारा से इसको सुन लो। मैं प्रशासन पढ़ा रहा हूं। भारत का ऐसा प्रशासन जो पहला केंद्रीकृत प्रशासन था, भारत का ऐसा प्रशासन जो पहली बार व्यापक रूप में बनाया गया, भारत का ऐसा प्रशासन जो पहला अखिल भारतीय प्रशासन था, राजतंत्रात्मक। कौटिल्य हमेशा कहते हैं कि राजाओं को अपने मन से करना तो चाहिए, लेकिन जनहित को ध्यान में रख करके। तो दोस्तों, कौटिल्य ने राज्य के कितने सिद्धांत बताए, कितने अंग बताए? राज्य के 7 अंग बताए। राज्य 7 अंगों से मिलकर बनता है, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। सप्तांग सिद्धांत किसने बताया है? ये
कौटिल्य ने। ये बताए। तो ये जो 7 अंग बताए ना दोस्तों, इनमें से कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्वामी यानी कि राजा। राजा है पहला अंग, राजा नहीं होगा तो राज्य नहीं रहेगा। दूसरा है दंड, यानी कि सेना। राजा के पास सेना नहीं होगी तो राजा होगा ही नहीं, वो बनेगा ही नहीं, ढंग से उतार देंगे उसे। तीसरे नंबर पे उसने बताया कोष। कोष का मतलब वित्त, फाइनेंस। चौथा उसका व्यापक क्षेत्रफल होना चाहिए, जनपद, अर्थात उसका बड़ा क्षेत्रफल होना चाहिए। पांचवा उसके पास दुर्ग भी होने चाहिए, दुर्ग। दुर्ग का मतलब किले। उसके पास प्रशासक भी होने चाहिए, अमात्य। और सातवां फ्रेंड भी रहने चाहिए राजा के, मित्र, फ्रेंड। तो 7 अंग बताए, ये याद करने हैं 7 अंग। फ्रेंड का मतलब मित्र है। सारे दुश्मन होंगे तो राजा को टिकने नहीं देंगे ना, फ्रेंड भी तो होने चाहिए। फ्रेंड का मतलब राजाओं के फ्रेंड, राजा, दूसरे राजा, आजकल वाले फ्रेंड नहीं, उस जमाने का फ्रेंड। ठीक है बेटा, उतारो तो। याद भी कर ले 7 को, और इनको जोड़ लो कि राजा होगा, राजा की सेना होगी, सेना को देने के लिए धन होगा। इस प्रकार से इनको जोड़ करके याद कर लो। तो याद हो गए क्या? याद कर लो रे कि एक राजा होगा, वरना तो राज्य क्या होगा? हाँ, तो एक राजा होगा। राजा तभी होगा जब उसके पास ताकत होगी, सेना। सेना तभी रहेगी जब उसको पेमेंट दोगे, वरना रहेगी क्या सेना? तो राजा होगा, सेना होगी, सेना को वित्त देंगे और फिर सेना को नियुक्त करेंगे क्षेत्र में। आधी टुकड़ी इधर चली जाए, आधी इधर चली जाए, क्षेत्रफल, जनपद। और वहां जनपदों में भी सेना कोई खुले में आसमान के नीचे थोड़ी ना रहेगी, दुर्गों में रहेगी, किलों में रहेगी। और वहां किलों में सेना को ही थोड़ी छोड़ देंगे, अधिकारी होंगे उनके, अधिकारी, प्रशासक। और लास्ट में उस राजा के फ्रेंड भी होंगे, कुछ बॉयफ्रेंड होंगे, कुछ गर्लफ्रेंड होंगे, जो भी, लेकिन फ्रेंड जरूरी है। बिना फ्रेंड के क्या जीवन। तो ये बात मैं थोड़ी कह रहा हूं, तुम मेरे ऊपर लेके आ रहे हो। ये बात आज से 2300 साल पहले चाणक्य ने कही है, आज भी सही है कि फ्रेंड के बिना ना आम व्यक्ति को जीवन अच्छा लगता है, ना ही राजा को। तो राज्य के 7 अंगों में भी उसने मित्र को अनिवार्य बताया, लेकिन आजकल वाले मित्र नहीं रहे, बावड़ो। ठीक है, ओके। सप्तांग सिद्धांत मुझे लगता है समझ में आ गया। सबसे पहले 7 अंग में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अमात्य और 7वां मित्र। ओके,
तो वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, क्लास साथ साथ याद कर रही है, सच में अच्छा लग रहा है। सारी याद नहीं करें भाई, देखो सबका तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, लेकिन जिन बच्चों ने याद कर रहे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं कि वो बिल्कुल निष्ठावान है। और आप लोग एक बात और देख लो कि जितना क्लास में याद हो जाता है ना, उतनी आसानी से घर पे याद नहीं कर पाते आप। चाहे जितनी चुनौतियां दो, चाहे जितने दावे करो, वादे करो, क्लास की बात क्लास में होती है। तो खैर, अगली बात मैं आपको बता रहा हूं कि मंत्री परिषद जो थी दोस्तों, उस जमाने में मंत्री परिषद जो होती थी, उस मंत्री परिषद के लिए कहा गया था कि राजाओं से सलाह किया करता था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद जो होती थी उसे पारिसा कहते थे। क्या कहते थे? पारिसा। तो मंत्री परिषद का क्या नाम मिलता है? पारिसा। पारिसा। इस पारिसा के मंत्रियों में दो प्रकार के मंत्री थे, एक खास मंत्री या मंत्रिण। इसमें 3 अधिकारी होते थे। एक का नाम था पुरोहित या मंत्री, दूसरा था युवराज, और तीसरा था सेनापति। तो इस प्रकार से 3 होते थे। और पता है ये सबसे खास होते थे, इनका पेमेंट 48,000 पण वार्षिक होता था। पण क्या है? पण चांदी का एक सिक्का है बेटा, चांदी का ऐसा सिक्का जिसमें वजन होता था करीब करीब 20 ग्राम। 20 ग्राम, 2 तोला। वैसे तो नियमानुसार वजन 18 ग्राम ही होता है, लेकिन मैंने अनुमान करके बताया कि 20 ग्राम। तो 20 ग्राम चांदी, चांदी का भाव आज कितना है बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। 600 रुपए प्रति ग्राम, 600 रुपए तोला। तो 20 ग्राम के कितने हो गए? 1200 रुपए। और 1200 रुपए एक सिक्के का वजन है, 48,000 को गुणा करो इससे। गुणा करोगे तो कितना आएगा बताओ? छिनवे। बिंदी कितनी लगाऊं? 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़ 76 लाख रुपए एक वर्ष में मिला करते थे उस जमाने में। तो वेतन कम था या ज्यादा? बहुत ही ज्यादा था। क्योंकि चाणक्य कहता है कि जो शीर्षस्थ अधिकारी, जो उच्चाधिकारी हैं, यदि उनका पेमेंट कम करेंगे तो वो रिश्वत खाएंगे। इसके बजाय कि वो गरीबों से रिश्वत खाएं, राज्य उनको पेमेंट ही इतना दे दे कि उनको जरूरत ही ना पड़े। आज भी जब कभी भ्रष्टाचार पर बात होती है तो लोग मौर्य काल का ये उदाहरण देते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी पे रिश्वत क्यों खाते हैं? क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। यदि उनको राज्य पहले ही खूब सारा दे दे तो रिश्वत एक भी नहीं खाएगा। तो एक उदाहरण ये, इसमें 3 मंत्री होते थे। बाकी दोस्तों अन्य मंत्री जो थे उन्हें तीर्थ कहा गया। अन्य मंत्रियों को क्या कहा गया? तीर्थ। अर्थशास्त्र में तीर्थ कहा गया, तीर्थ। तीर्थ कहा गया। तो इसमें कौन कौन होते थे? तो शुरू के 3 तो वो हो गए,
4 नंबर से शुरू कर रहा हूं, आप लिखते जाओ मेरे साथ साथ, लिखते जाओ। समाहर्ता, शनिदाता, प्रदेष्टा, फटाफट उतारो।
नायक। तो हो गए 18। अरे लिख दो, जब तक याद न कराऊंगा मैं जान ही ना दूंगा। कौन सा वाला? सारे ही मैं याद कराऊंगा, चिंता मत करो। 18 तीर्थ, ये हो गया। प्रशासन लगभग समाप्त है। याद भी, लिखने का काम हो गया। तो मित्रों, मैं कल याद कराऊंगा आपको ये सब, आज तो मैं छोड़ देता हूं। ओके मित्रों।